ज़रूर अनुमान से नीचे हैं, लेकिन अगर आप सेगमेंटली उसको देखें तो आपको बहुत सारे डिटेल्स में जाना पड़ेगा। रेवेन्यूज़ में 6% का डिक्लाइन, प्रॉफिट में 14% का डिक्लाइन, और अगर हम एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 9.6% आए हैं, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 9.9% के आसपास थे, और एबिटा में 10% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो हैवेल्स का सबसे बड़ा सेगमेंट है केबल्स एंड वायर बिजनेस, वो पॉलीकैब की तरह ही आपको मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो लॉयड्स कंज्यूमर है, देखिए ये एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है, और यहाँ हमने ऑलरेडी वोल्टास की कमेंट्री देखी है, बहुत सारे चैनल चेक्स भी मिल रहे थे जहाँ पता था कि जो आपका एसी सेगमेंट है वो कमज़ोर रहेगा, तो उसी तर्ज पे 34% की गिरावट है। और इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर सेगमेंट में पॉलीकैब ने कहा था कि जो पंखों का सेल है, जहाँ हैवेल्स ऑब्वियसली एक बड़ा मार्केट शेयर रखता है, यहाँ भी आपने 14% की गिरावट देखी। तो मेरे हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर सेगमेंट है, जो लॉयड कंज्यूमर सेगमेंट है, इसमें गिरावट ऑलरेडी नोन थी, उसके बावजूद मैनेजमेंट ने छोटे मार्जिन के लॉस पे चीज़ें मेंटेन की हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ जो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई है रिजल्ट्स के पहले पहले, वहाँ आपको एक आज माहौल अलग सा दिख सकता है। तो देखते हैं हैवेल्स कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन हाँ, एंटिसिपेशन था कि इस तरीके पे नंबर्स आएंगे। वायर एंड केबल बिजनेस पॉलीकैब की तरह ही हैवेल्स के काफ़ी मजबूत नंबर्स आए हैं। ओके, तो बेसिकली तो बजाज फाइनेंस में अपडेट ये था कि उनके एमडी और सीईओ ने 3 महीने के कार्यकाल के बाद ही इस्तीफा दे दिया है, और अनूप साहा जो कंपनी के एमडी सीईओ थे, अपने पर्सनल रीज़न से, निजी कारणों से एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया। अगर आपको ध्यान है, थोड़े दिनों पहले ही सीएनबीसी टीवी 18 ने एक न्यूज़ रिपोर्ट चलाई थी जहां इन्होंने कहा था कि साहा साहब भी शायद इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ पदभार की दावेदार हैं, और आरबीआई में उनका नाम सजेस्ट किया गया है। तो देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन शेप अप होती है। ज़रूरी नहीं है वो इंडसइंड बैंक ज्वाइन करे, लेकिन हाँ, बाज़ार में स्पेकुलेशन तो बिल्कुल ही है कि अनूप साहा शायद इंडसइंड बैंक ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस में पॉजिटिव चीज़ ये रही कि राजीव जैन को वीसी यानी वाइस चेयरमैन और एमडी के तौर पे फिर से नियुक्त किया गया है, और अगले 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया। तो ये अच्छी बात है, और मार्केट इस इवेंट को बजाज फाइनेंस के लिए नेगेटिवली नहीं लेगी। नेगेटिवली नहीं लेगी। आज 360 वैम यानी जो पहले आईएफएल वेल्थ था और अब 360 वेल्थ है, यहाँ ब्लॉक डील की खबर है, और सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव है। सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि आज यहाँ एक बड़ा सौदा हो सकता है, लगभग 1.5 करोड़ शेयर का, और कुल मिला के 1740 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील आज संभव है। 2 ब्रोकरेजेस जेपी मॉर्गन और आईएफएल इस ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं, और बीसी एशिया अपना हिस्सा जो है 3.7% यहाँ बेचेगी ब्लॉक डील के जरिए। 1160 यानी 5% डिस्काउंट पे ये डील मुमकिन है। मुझे नहीं लगता है शायद ब्लॉक विंडो में हो, लेकिन पॉसिबिलिटी बनी हुई है। देखते हैं किस तरीके से यहाँ डील शेपअप होती है। ओके, तो सेबी की एक कंडीशनल अप्रूवल जो है वो दी गई जेन स्ट्रीट को, और ऑब्वियसली ये मामला बहुत ही बड़ा है क्योंकि इससे काफ़ी सारे डेरिवेटिव वॉल्यूम्स आपको भारतीय बाज़ारों में गिरते हुए नज़र पड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। जेन स्ट्रीट को फिर से एक बार ट्रेडिंग शुरू करने की परमिशन सेबी ने दी है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। जेन स्ट्रीट के लिए कंडीशन है कि किसी भी टाइप की मैन्युपुलेटिव या किसी भी टाइप की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो अभी तक वो करते रहे हैं, उस तरीके का ट्रेड पैटर्न नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं उनको ये ध्यान रखना है कि कोई ऑफेंस या कोई टाइप की जो पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है फिर से वो अमल में ना लाएं और इस तरीके की ट्रेडिंग करें भारतीय ऑप्शंस मार्केट में। और एक्सचेंजेस के लिए एक कंडीशन है कि वो जेन स्ट्रीट यानी जेएस ग्रुप, जितनी भी जेन स्ट्रीट रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, उन पे कड़ा सर्वेलेंस रखे, और किसी भी टाइप का अगर उनको नॉन कंप्लायंस दिखता है, कोई भी टाइप की मैनिपुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिस दिखाई देती है, तो उसको फिर से एक बार सेबी को फ्लैग अप करना पड़ेगा। और दोनों ही जेन स्ट्रीट और एक्सचेंज ने लिखित में सेबी को आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार का ब्रीच नहीं होगा। तो देखते हैं आज फिर से किस तरीके से सारे के सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, एक्सचेंज स्टॉक्स रिएक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, येस्टरडे रॉयटर्स ने ऑलरेडी रिपोर्ट किया था कि आज शायद ये अप्रूवल आएगा, लेकिन काफ़ी सारी कंडीशन सेबी ने रखी हैं कंप्लायंस के हिसाब से जेन स्ट्रीट के लिए। तो चॉइस इंटरनेशनल की बात करें तो नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम चॉइस इंटरनेशनल की बात करें तो ब्रॉडली जो नंबर्स हैं आपको काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यूज़ में 15% का ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है, और मुनाफा 50% बढ़ के 48 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। दूसरे ब्रोकरेज स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स थोड़े वीक साइड पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चॉइस इंटरनेशनल पैट नंबर जो है 50% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। और अगर हम टोटल इनकी जो एबिटा की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सुधरे हैं। एबिटा में भी 50% की ग्रोथ, और मार्जिन देखिए किस तरीके से सुधरे हैं, 28.3% से बढ़ के आपको 36.5%
के आसपास ये नज़र आ रहे हैं। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है, इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस है, कंसल्टिंग बिजनेस है, सभी सेगमेंट्स के नंबर्स आपको सुधरते हुए नजर पड़ रहे हैं साल दर साल बेसिस पे। अच्छा, वायदा के नंबर्स, एक रियल्टी के नंबर कमजोर हैं। Q1 में टिपिकली हमने देखा है कि रियल एस्टेट शेयर्स के नंबर इतने कोई खास नहीं है। ऑब्वियसली P&L अकाउंट देख के कोई रियल एस्टेट शेयर्स का जो है प्रदर्शन नहीं तोलते, लेकिन हाँ, अगर आप नंबर्स देखें तो रेवेन्यू साल दर साल 30% गिरा है, मुनाफा 30% के आसपास गिरा है, एबिटा 36% गिरा है, क्योंकि मार्जिन्स में आपने लगभग 5.5% का डाउनटिक देखा है। कंपनी ने ₹2 का डिविडेंड अनाउंस किया है, और जो रेजिडेंशियल सेगमेंट है यहाँ एक बड़ा ड्रॉप आपने रेवेन्यूज में देखा है। पीएनबी हाउसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है, क्रेडिट कॉस्ट अनुमान से थोड़ा बेहतर है, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ज़बरदस्त 23% की ग्रोथ है साल दर साल बेसिस पे। रेवेन्यूज़ और एनआईआई में लगभग 24% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। 688 करोड़ आया है ये फिगर, जो पिछले साल लगभग 550 करोड़ के आसपास था। रिटेल सेगमेंट में 18% की ग्रोथ, और जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, जो मैनेजमेंट इतने टाइम से कह भी रहा है कि अफोर्डेबल सेगमेंट पे अब फोकस रहेगा, यहाँ जो ओवरऑल लोन डिसबर्स्ड हैं लगभग 143% साल दर साल बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। ओके, चलिए तो ये एक्विजिशन कर डाला है, और बहुत समय से ये न्यूज़ चल रही थी कि मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे, एक्विजिशन करेंगे, और फाइनली वो होता हुआ नजर पड़ रहा है। भारत के बाद जो इंडियन डायस्पोरा है वो दुबई में बहुत बड़ा है, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा है। तो दुबई स्थित दमास ज्वेलरी के साथ इन्होंने करार किया है, जहां एक मेजॉरिटी हिस्सा टाइटन खरीदेगा, और कुल मिला के जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है 67% हिस्सेदारी की, ये आपको लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास आती हुई नजर पड़ रही है। और ब्रॉडली अगर हम देखें तो 28 करोड़ डॉलर्स में की एंटरप्राइज वैल्यू पे ये ट्रांजैक्शन होता हुआ नजर पड़ रहा है। महंगा है, लेकिन ग्रोथ के एवेन्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। अभी अगर हम गल्फ की बात करें तो पूरे गल्फ में दमास के लगभग 146 स्टोर हैं। तो कहीं ना कहीं एक्विजिशन के द्वारा अब टाइटन अपनी पकड़ मिडिल ईस्ट मार्केट पे भी मजबूत बनाना जा रहा है। बिल्कुल। बाकी के नंबर्स में सबसे पहले डीसीएम श्रीराम की बात करते हैं, जहां मुनाफा 13% बढ़ा है, रेवेन्यू 12% बढ़ा है। नंबर्स आपको स्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं। मार्जिन साल दर साल बेसिस पे 80 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। इसके बाद सीआई ऑटोमोटिव, ये ऑटो एंसिलरी में प्रॉफिट 6% घटा है, क्योंकि यूरोपियन एक्सपोजर बहुत बड़ा है इनका, और रेवेन्यू में केवल 4% की साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ आती हुई नजर पड़ रही है। मार्जिन भी आपको लगभग 1.5% गिरते हुए नजर पड़ रहे हैं साल दर साल बेसिस पे, तो प्रदर्शन थोड़ा फीका है। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो थोड़ा टर्न अराउंड दिख रहा है। नेट प्रॉफिट 12 करोड़ है, जो पिछले साल 8 करोड़ का लॉस था। नेट इंटरेस्ट इनकम में 40% का जंप, और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में हल्का सा आपको डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से ये स्टॉक रिएक्ट करता है। और ब्रॉडली अगर हम दूसरे नंबर्स की बात करें तो कोई खास नंबर्स नहीं, यही जो ब्रॉड नंबर्स हैं यहाँ आपको आज रिएक्शन आता हुआ नजर पड़ेगा।